हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। दोस्तों, हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी के लिए बायोलॉजी विषय पढ़ना शुरू किए हैं। प्रीवियस अराउंड मैंने विषय वस्तु आपको बताई, साथ ही साथ हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किया था बायोलॉजी विषय का। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन को और टैक्सोनॉमी को, साथ ही साथ नॉमेनक्लेचर यानी कि बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर क्या है, ट्रायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर या पॉली नॉमेनक्लेचर। क्लियर? तो ये सारे बहुत से पॉइंट आते हैं और आपको 115 क्वेश्चन करने के लिए ये क्लास विशेष तौर पर एक ऐसे तरीके से आपको दी जाएगी कि आपका नोट्स भी मेंटेन होता रहे और आप लोग एग्जाम हॉल में बिल्कुल आसानी के साथ कम से कम 115 क्वेश्चन तो आराम से कर लीजिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन पर कि क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया है, फाइलम, किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, बहुत सारे पॉइंट्स यहां से हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। हमें पता है कि पूरी धरती पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में रख करके उनके बारे में स्टडी करना बहुत ही टफ वर्क होगा। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके कुछ न कुछ डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। लाइक कोई वर्टिब्रेट है, कोई इनवर्टिब्रेट है, किसी में सेल वॉल प्रेजेंट है, किसी में सेल वॉल अब्सेंट है, किसी में डेवलप्ड न्यूक्लियस है, किसी में नॉन डेवलप्ड न्यूक्लियस है, कोई ऑटोट्रॉफ है, कोई हेट्रोट्रॉफ है। तो बहुत सारे डिफरेंट होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में और इसी डिफरेंट के बेस्ड पर अलग अलग साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया है। बेसिकली अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो हम कह सकते हैं द ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू हिज कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर। यानी अगर हमें परिभाषा देनी हो कि क्लासिफिकेशन क्या होता है तो हम कह सकते हैं द ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, the grouping of living organism into different category on the basis of their character। क्लियर? यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको उनके भिन्न भिन्न डिफरेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में रखना, सेपरेट कैटेगरी में, डिफरेंट कैटेगरी में उनको रखना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। यहां तक कि क्लासिफिकेशन के लिए बायोलॉजी की एक अलग से ब्रांच बनाई गई, एक सेपरेट ब्रांच बनाई गई बायोलॉजी की, ताकि हम अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके डिफरेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सेपरेट कैटेगरी में रख सके।
और इस ब्रांच का नाम है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी को एक्चुअली हम कहते हैं साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का विज्ञान। और टैक्सोनॉमी क्या है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों टैक्सोनॉमी को हम वर्गीकी कहते हैं और टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पार्ट में, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर एक शब्द आपके सामने आता है, टैक्सोनॉमी क्या है। आइए हम डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। तो क्लासिफिकेशन के लिए एक अलग से ब्रांच बनाई गई और इस ब्रांच का नाम दोस्तों क्या है, टैक्सोनॉमी। अब अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी आखिर है क्या, तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। या हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विथ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इसकी एक परिभाषा भी हम दे सकते हैं दोस्तों। वो परिभाषा क्या बनेगी, द ब्रांचेस ऑफ या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी concerned with classification, identification and nomenclature ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवित सजीव प्राणियों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, उनकी पहचान और उनका नामकरण करते हैं। इसको कहते हैं नॉमेनकल्चर, नामकरण करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। The branch of biology concerned with classification, identification and nomenclature of living organism। यानी टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें हम सजीवों का वर्गीकरण करते हैं, उनकी पहचान करते हैं और उनका नामकरण करते हैं। इसी अकॉर्डिंग, इसी परिप्रेक्ष्य में टैक्सोनॉमी एक साइंस की अलग से ब्रांच बना दी गई है। अब यहां पर दो तीन वर्ड आपके सामने आएंगे दोस्तों, उन वर्ड के बारे में बात करेंगे हम लोग। लाइक जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि टर्म टैक्सोनॉमी सबसे पहले किसने यूज किया था, ये बात है 1813 की। अगर हम बात करें टर्म टैक्सोनॉमी, ये वर्ड आखिर किसने दिया था दोस्तों, तो डी कैंडोल ने सबसे पहले टर्म टैक्सोनॉमी दिया था। डी कैंडोल, ये बात है 1813 की। डी कैंडोल ने सबसे पहले टर्म टैक्सोनॉमी यूज किया, टैक्सोनॉमी वर्ड दिया था। अब यहां आप लोग पढ़ेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं दोस्तों। देखिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, हालांकि बहुत छोटी सी बात है फिर भी समझना होगा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल वॉन लिनियस। तो कार्ल वॉन लिनियस को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो बस इनको लिनियस को क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी क्या दोस्तों, टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम जीवधारियों का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं और नॉमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं। क्लियर। सो टर्म टैक्सोनॉमी सबसे पहले यूज किया कैंडोल ने। और टैक्सोनॉमी जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, कई बार पूछा गया है,
तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल वॉन लिनियस, या इनको कार्ल्स लिनियस भी कह सकते हैं। अच्छा, कई बार एग्जाम में इनकी बुक पूछता है। अगर आपसे लिनियस साहब की बुक पूछ देगा तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी बुक पूछता है तो पहले दोस्तों क्या है, फिलोसोफिया बोटेनिका, फिलोसोफिया, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा लिखूंगा, फिलोसफिया बोटेनिका, बोटेनिका, बाकी सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, यह भी इनकी बुक का नाम है। और इनकी दोस्तों एक किताब और आई थी, स्पेसीज प्लांटेरम, स्पेसीज प्लांटेरम, स्पेसीज प्लांटेरम। ये 3 बुक आपको ध्यान देना होगा। ये लिनियस साहब की है, कार्ल वॉन लिनियस की फिलोसफिया बोटेनिका, सिस्टेमा नेचुरी और स्पेसीज प्लांटेरम। ये तीनों बुक किसकी दोस्तों है, ये है लिनियस साहब की। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की, तो लिनियस पहले ऐसे वैज्ञानिक नहीं थे, पहले ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जिसने क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट किया था। इनके पहले ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट किया और अपनी अपनी डिफरेंट थ्योरीज प्रेजेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में। वैसे अगर हम बात करें लिनियस साहब की, तो लिनियस साहब ने बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर भी दिया हुआ था, जिसको हम कहते हैं द्विनाम पद्धति। और नॉमेनक्लेचर की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग ध्यान देते हैं क्लासिफिकेशन पर। तो लिनियस ऐसे पहले साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन को अटेम्प्ट किया था। इसके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में अपनी डिफरेंट थ्योरीज प्रेजेंट की थी। आइए हम कुछ उन्हीं थ्योरीज के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी थ्योरीज डेवलप हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर अरिस्टोटल की। चूंकि हमें पता है जो अरिस्टोटल है उनको हम अरिस्टोटल ऑल्सो कॉल फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ साइंस। तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन में अरिस्टोटल साहब की, अरस्तु साहब की। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु साहब, अरिस्टोटल ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। क्योंकि सबसे पहले द फर्स्ट टाइम अरिस्टोटल ने ही बायोलॉजी के बारे में, जूलॉजी के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया था। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज 2 टाइप। इन्होंने क्या किया, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया। इन्होंने कहा, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा, एक दोस्तों क्या है, एक प्लांट है और एक क्या है, एनिमल। इन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, पूरे लिविंग किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इन्होंने एक क्या बोला, एक बोला प्लांट और एक को बताया इन्होंने एनिमल। इनके अकॉर्डिंग जितने भी सजीव हैं वो केवल 2 ही किंगडम में हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। देखिए, अब 2 पार्ट में डिवाइड करने के कारण जो इनका किंगडम है, इसको हम कहते हैं 2 किंगडम थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो इनकी थ्योरी है इसको कहते हैं 2 किंगडम थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू अरस्तु सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं, उनके दो भाग है, दो किंगडम है। पहला प्लांट है। इन्होंने क्या किया, प्लांट को क्या किया, तीन पार्ट बताया कि प्लांट जो होते हैं वो तीन रूप में होते हैं। पहला दोस्तों क्या होता है, हर्ब। हर्ब का मतलब होता है शाक, जिसके स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। एक बताया हर्ब और एक बताया हर्ब के बाद श्रब। श्रब यानी कि जब उन स्टेम से ब्रांचेज निकल जाती हैं, बहुत सारी ब्रांचेज, और थोड़ा सा वो मजबूत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसको उन्होंने क्या कहा, श्रब कहा। श्रब का मतलब क्या होता है, झाड़ी। ठीक है, तो एक हो गया शाख और एक क्या हो गया, झाड़ी। एंड इन्होंने एक और बनाया, क्या बताया, ट्री बताया। ठीक है, तो पूरे प्लांट को इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया, वृक्ष, झाड़ी और शाख। ठीक, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग भाई प्लांट के बारे में। हमें पता है कि स्टडी ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड बॉटनी। बॉटनी आपको पता है। एंड फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, ये फादर, ये हम कहते हैं थियोफ्रास्टस साहब को। किसको बोलते हैं, थियोफ्रास्टस साहब को। थियोफ्रास्टस, कभी कभी थियोफ्रास्टस की बुक भी आपसे पूछ सकता है। तो अगर थियोफ्रास्टस की बुक की बात करें तो इनकी कुछ बुक्स हैं जो बड़ी फेमस है। जैसे पहली हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, एंड लाइफ ऑफ ट्री, काज ऑफ ट्री। क्लियर, कुछ बुक्स हैं इनकी जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। एंड अगर हम बात करें एनिमल की दोस्तों, तो देखिए अरस्तु साहब ने क्या किया, अरिस्टोटल ने एनिमल के बारे में बताया। जो एनिमल है इसके भी दो प्रकार हैं, और बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जहां पर हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं जूलॉजी। एंड अरिस्टोटल आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी। एनिमल को अरस्तु साहब ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। अब दो पार्ट कौन कौन से, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। दो पार्ट इसमें दोस्तों ये है कि पहला जो पार्ट है वो क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, दोनों बारे में बात करेंगे। इन्होंने एक पार्ट बनाया ए नईमा और एक पार्ट बनाया ई नईमा। ठीक है ना, ए नईमा, ठीक है ना। और ए नईमा के अंतर्गत इन्होंने ऐसे एनिमल को रखा जिनके ब्लड में आरबीसी नहीं था, हीमोग्लोबिन नहीं था, यानी जिनका ब्लड का कलर रेड नहीं था, विदाउट आरबीसी। ये ऐसे एनिमल थे जिनके ब्लड में आरबीसी नहीं था, विदाउट रेड ब्लड कार्पसल्स। लाइक स्पंज हो गया, मोलस्का हो गया, ठीक है ना। तो मोलस्का है, स्पंज है, इन सब के ब्लड में आरबीसी नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए एक और बनाया इन्होंने ई नईमा, और आप बाकी समझ चुके होंगे कि ई नईमा में क्या शामिल किया गया, ऐसे एनिमल जिसके ब्लड में आरबीसी होता है, विथ आरबीसी। क्लियर, सो विथ आरबीसी, विथ आरबीसी, लाइक मैमल्स। अब यहां जो एनीमा है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जो एनीमा आप देख रहे हो यहां भी इसके दो पार्ट बनाए गए। जैसे यहां पर एक बनाया गया वोवी पैरा, एक बनाया गया वीवी पैरा। क्लियर, यानी इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ओवी पैरा और एक वीवी पैरा। आइए देखते हैं कि क्या होता है वोवी पैरा और क्या होता है वीवी पैरा। देखिए, तो वोवी पैरा, या इसको हम ओवी पोरस भी कहते हैं, और एक होता है वीवी पैरा।
क्लियर। यानी अभी तक यहां पर यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये सब बात नहीं आई थी, ठीक है ना। अभी यहां पर केवल ऐसे ही बस देखा गया और देखने के बाद पूरे जीव जगत का विभाजन कर दिया गया। दोस्तों अगर हम बात करें ओविपेरा की, ओविपेरा इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो लेग एइंग होते हैं, है ना। इसमें क्या होते हैं, इसमें एग लेइंग एनिमल, एग लेइंग एनिमल का मतलब होता है अंडे देने वाले जंतु। जैसे अब हम बात करें एग लेइंग एनिमल कौन कौन से होते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा जितने रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं सभी क्या दोस्तों एग लेइंग होते हैं। या देखिए आप लोग एवेस क्लास जितनी पक्षियां होती हैं ये भी क्या होते हैं, एग लेइंग होते हैं। और साथ ही साथ देखिए तो यहां पर एम्फीबियन भी होते हैं ना, एम्फीबियन जैसे मेढक वगैरह, तो एम्फीबियन भी क्या होते हैं, यह भी एग लेइंग होते हैं। तो इन सब को शामिल किया गया था ओविपेरा में, क्लियर। इसमें आते हैं इन वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स, और इसमें आते हैं वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए अगर बात करते हैं विविपेरा की, तो विविपेरा में ऐसे एनिमल को शामिल किया गया है जो सीधे मदर बॉर्न लाइव, जिसमें मां बच्चे को जन्म देती है, और इसमें शामिल किया गया है मैमल्स को, ठीक है ना। इसमें मैमल्स को शामिल किया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है ना। तो इसमें मैमल्स को शामिल किया गया है, और बाकी ये क्या होते हैं, एग लेइंग एनिमल होते हैं। तो ये आपने देखा टू किंगडम थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि दो किंगडम का क्लासिफिकेशन आपने देखा, जो किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे फिर से टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस। यानी अगर हम बात करें तो व्यवस्थित रूप से लीनियस ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन देने का प्रयास किया था, क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया था। अरस्तु ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, जिन्होंने दो भाग में डिवाइड किया। लेकिन देखिए अरस्तु से डिफरेंट क्लासिफिकेशन था किसका, लीनियस साहब का। चूंकि देखिए लीनियस साहब ने क्या किया, लीनियस ने केवल एनिमल और प्लांट नहीं देखा, बल्कि लीनियस ने कुछ और देखा। और लीनियस ने क्या देखा, सेल वॉल। अकॉर्डिंग टू सेल वॉल लीनियस की क्लासिफिकेशन की थ्योरी है। तो लीनियस ने देखिए दोस्तों क्या बताया, इन्होंने भी पूरे किंगडम को, पूरे सजीव जगत को दो पार्ट में डिवाइड किया, और एक जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो अकॉर्डिंग टू सेल वॉल बनाया, सेल वॉल प्रेजेंट। एक में दोस्तों क्या है, सेल वॉल अब्सेंट, सेल वॉल अब्सेंट। तो इनका क्लासिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग था, सेल वॉल के अकॉर्डिंग था, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, ठीक है ना। देखिए अब क्या हुआ, इन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला बनाया प्लांटी, प्लांटी, और दूसरा बनाया एनिमेलिया, एनिमेलिया। तो एक बनाया प्लांटी और एक बनाया एनिमेलिया। और अगर प्लांटी की बात करें दोस्तों, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको प्लांट में रखने की कोशिश किया इन्होंने। जैसे कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है ना, तो बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, अलग किया। साथ ही साथ देखिए एल्गी में होता है सेल वॉल, इन्होंने एल्गी को भी क्या किया दोस्तों, अलग किया। उसके बाद देखिए प्लांट को भी इन्होंने रखा यहां पर, और इन्होंने फंजाई को भी अलग किया, यहां पर फंजाई को अलग किया। उसके बाद देखिए ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स को इन्होंने क्या किया, यहां पर रखा। ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट,
टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उसको उन्होंने क्या किया, प्लांटी में रख दिया, और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उसको उन्होंने क्या किया, एनिमेलिया में रख दिया। तो इन सभी में सेल वॉल है, ये प्लांटी में आ गया। एंड देखिए आप लोग दोस्तों, अगर आगे बात करें हम लोग, तो जिसमें सेल वॉल नहीं होती, जैसे कि अब प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं है ना, तो इसको क्या किया उन्होंने, अलग रख दिया। प्रोटोजोआ है या दोस्तों पोरीफेरा है, तो इसको भी अलग किया उन्होंने, पोरीफेरा, इकाई नोडर्मेटा है, एनिलिडा है, निमेटोड्स है। जिसमें सेल वॉल नहीं था उसको रख दिया एनिमेलिया में, और जिसमें सेल वॉल था उसको रख दिया कहां पर, प्लांटी में। क्लियर? तो इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन था। अब कहीं ना कहीं लिनियस साहब ने कुछ ना कुछ गलती की थी, है ना। गलती इन्होंने ये की थी, इन्होंने यहां पर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को डिफाइन नहीं किया, और बल्कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूनिसेलुलर को रख दिया मल्टी सेलुलर के साथ, यानी यूनिसेलुलर विथ मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोट विथ प्रोकैरियोट, यानी प्रोकैरियोट को रखा यूकैरियोट के साथ और यूनिसेलुलर रख दिया मल्टी सेलुलर के साथ। यहां पर ये समझ नहीं पाए थे, ठीक है ना। जैसे देखिए बैक्टीरिया दोस्तों क्या है, अब बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, और साथ ही साथ ये क्या है, यूनिसेलुलर। अब अगर प्लांट की बात करें, यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर है, तो यहां ये समझ नहीं पाए थे, ठीक है ना। वही बात यहां पर भी थी। तो कहीं ना कहीं इनके क्लासिफिकेशन में कुछ ना कुछ कमी थी, और जिसको सुधारने के लिए एक वैज्ञानिक आते हैं हैकेल साहब, और हैकेल ने क्या किया, थ्री किंगडम थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी यहां पर हैकेल साहब ने कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करने की कोशिश की, और इन्होंने क्या किया, बस इन्होंने एक चीज यहां पर चेंज कर दिया, है ना। हैकेल साहब थे ये, क्लियर। तो जो हैकेल साहब का क्लासिफिकेशन आया था, ये आया हुआ था आपका 1866 में आया हुआ था। और हैकेल साहब ने क्या किया, केवल एक पॉइंट इसमें ऐड कर दिया, और वो पॉइंट क्या था, देखिए उन्होंने क्या किया, बस प्लांटी और एनिमेलिया के साथ प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया, है ना। कुछ अलग करने की कोशिश की। देखिए इन्होंने प्रोटिस्टा बना दिया, प्रोटिस्टा, और ऑलरेडी प्लांटी तो था ही पहले से, और ऑलरेडी एनिमेलिया था पहले से। तो इन्होंने एक अलग से प्रयास ये दोस्तों किया कि प्रोटिस्टा को इन्होंने शामिल कर दिया यूनिसेलुलर, जितने भी यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोट थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को ये लाके रख दिए कहां पर, प्रोटिस्टा के अंदर। लेकिन दोस्तों यहां पर कुछ ना कुछ और भी कमी थी कि जो प्रोकैरियोट है और यूनिसेलुलर है वो कहां रखेंगे, है ना। यानी कि बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, इन सब की बात नहीं हुई थी, क्योंकि बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। बाकी देखिए इन्होंने जो अलग से अपना क्लासिफिकेशन थ्योरी प्रस्तुत की, उसमें प्रोटिस्टा को बनाया, प्रोटिस्टा में शामिल किया यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स को। हालांकि ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को लेना भूल गए, प्रोकैरियोट्स की बात नहीं की, तो कहीं ना कहीं इनकी भी जो थ्योरी है वो मान्य नहीं हुई, कुछ ना कुछ इनमें भी कमियां रह गई। अब इसके बाद एक थ्योरी और आती है कोपलैंड की, जिसको हम कहते हैं
फोर किंगडम थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कोपलैंड, यानी कोपलैंड दिया इसको। और ये थ्योरी दोस्तों आई हुई थी 1956 के आसपास। मैं यहां पे नाम मेंशन कर दे रहा हूं, इसको दिया था कोपलैंड ने 1956 के आसपास। अब इन्होंने क्या किया, हैकेल को देखते हुए इन्होंने पूरे सजीव जगत को, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है ना। और वो पार्ट दोस्तों क्या बनाया, पहला इन्होंने कर दिया मोनेरा, है ना, यहां पर क्या कर दिया, मोनेरा कर दिया। उसके बाद प्रोटिस्टा तो था ही पहले से, ये सब पहले से थे, प्रोटिस्टा, है ना। और यहां पर प्लांटी, और यहां पर एनिमैलिया। क्लियर। अब देखिए, अब यहां जो ये क्लासिफिकेशन हुआ था, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर प्रोकैरियोट को शामिल कर लिया गया, यानी प्रोकैरियोट को यहां पर शामिल कर लिया गया, प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर, यानी जो बैक्टीरिया वगैरह थे उनको शामिल कर लिया गया। और यहां पर क्या आया, यहां पर आया यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर। और देखिए यहां पर क्या आया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। देखिए यहां पर क्या आया, यहां पर आया यूकैरियोट मल्टी सेलुलर। यहां क्या आया, यूकैरियोट मल्टी सेलुलर किया गया। क्लियर। अब दोस्तों इन्होंने क्या, देखिए यहां पर इनका बहुत सही क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन सही था इनका। लेकिन देखिए अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट की, तो दोस्तों यूकैरियोट एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट की, जो आपका यूकैरियोट इसमें क्या होगा, इसमें एक होगा यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। तो यहां यूनि, देखिए इसमें क्या क्या आते हैं दोस्तों, इसमें आते हैं प्रोटिस्टा। अब यहां अगर बात करते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर में दोस्तों 2 चीजें आती है। एक देखिए क्या होता है, एक जिसमें सेल वॉल होती है और एक जिसमें सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल क्या होती है, नहीं होती। तो ऐसे यूकैरियोट मल्टी सेलुलर जिसमें सेल वॉल होती है, वो तो आपका क्या हो गया, ये हो गया एनिमैलिया। अब यहां पर एक मल्टी सेलुलर जिसमें सेल वॉल होती है, उसमें क्या हो गया, प्लांटी। लेकिन कहीं ना कहीं कमी है, और कमी ये है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ दोस्तों जो हेट्रोट्रॉफ हो, क्योंकि यहां देखिए विथ सेल वॉल हेट्रोट्रॉफ की बात नहीं हुई है, क्योंकि जो प्लांट है ये क्या है, विथ सेल वॉल ऑटोट्रॉफ है। तो कहीं ना कहीं फंजाई को लेना ये भूल गए थे। और फंजाई क्या होता है मैं बता दूं आपको, फंजाई होता है यूकैरियोट मल्टी सेलुलर विथ सेल वॉल हेट्रोट्रॉफ। तो कहीं ना कहीं फंजाई को भूल गए थे। अब इस कमी को पूरा करने के लिए आर.एच. व्हिटेकर साहब की बहुत ही मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी आई थी क्लासिफिकेशन की, जिसको हम कहते हैं 5 किंगडम थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। 1969 के आसपास ये थ्योरी आई थी, आर.एच. व्हिटेकर ने इसको प्रस्तुत किया था। क्लियर। तो नाम यहां पर मेंशन कर रहा हूं, आर.एच. व्हिटेकर साहब की ये थ्योरी थी और 1969 में थ्योरी आई हुई थी। आप लोग इतिहास तो पढ़ नहीं रहे हैं कि आपको सन को मेंशन करना होगा, लेकिन फिर भी 1969 में यहां पर लिख दे रहा हूं, ये थ्योरी आई हुई थी आर.एच. व्हिटेकर साहब के द्वारा।
ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। इस थ्योरी में लगभग वो सभी एनिमल को ग्रुप में शामिल कर दिया गया है जो अब तक नहीं शामिल थे। तो अभी भी वर्तमान समय में इन प्रेजेंट टाइम इस थ्योरी को बहुत ही माना गया है या मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन कही जाती है। इसमें देखिए क्या हुआ, एक्चुअली इसमें क्या किया व्हिटेकर ने, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में ग्रुपिंग कर दिया। पहला बनाया मोनेरा, और मोनेरा में दोस्तों क्या क्या आता है, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर। क्लियर? तो इसमें शामिल है प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कहते हैं गैलीसेप्टिकम, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। फिर बनाया इन्होंने प्रोटिस्टा। अब देखिए प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या रखा, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। क्लियर? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ये किस में आ गए, प्रोटिस्टा में आ गए। इन्होंने जो अलग से एक ब्रांच बनाई थी, एक कैटेगरी बनाई थी, वो थी फंजाई की। ये थी फंजाई, और इस फंजाई में जो बनाया उन्होंने क्या होता है, इस फंजाई को बताया कि ये फंजाई, पहली बात क्या है, पहली बात ये फंजाई यूकैरियोट है, क्योंकि आरएच व्हिटेकर की जो थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है सेल वॉल पर। क्लियर? बेस्ड है सेल वॉल पर, बेस्ड है सेल स्ट्रक्चर पर, और ये बेस्ड है मोड ऑफ फूड। तो 3 चीजें यहां पर है, मोड ऑफ फूड भी है, ठीक है ना, और सेल स्ट्रक्चर भी है, टाइप ऑफ सेल भी दोस्तों। तो ये यूकैरियोट है, और साथ ही साथ क्या है, ये मल्टी सेलुलर है, और साथ ही साथ क्या है, विथ सेल वॉल, विथ सेल वॉल, लेकिन ये क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। तो मोड ऑफ फूड यहां पर आया कि नहीं आया, ये है क्या है, हेट्रोट्रॉफ है, यानी ये परपोषी है। यह जो है स्वपोषी नहीं है, क्योंकि प्लांट क्या है, स्वपोषी, लेकिन जो यहां पर फंजाई है, फंजाई, ईस्ट वगैरह, ये सभी क्या होते, परपोषी होते, इसको यहां पर शामिल किया गया। एंड देखिए 4th नंबर प्लांटी तो था ही पहले से। अब प्लांटी किस प्रकार से डिफरेंट है फंजाई से, तो सब कुछ सेम होता है, लेकिन लास्ट टाइम देखिए क्या है, प्लांटी क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो प्लांटी ऑटोट्रॉफ है, और फंजाई क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। इसी को प्रीवियस में हैकेल साहब, इसको कॉपलैंड साहब इसको भूल चुके थे। क्लियर? एंड आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्या है, एनिमेलिया। एनिमेलिया जो इनकी लास्ट कैटेगरी है, इसमें सब कुछ सेम है, बस एनिमेलिया में विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल है ये, विदाउट सेल वॉल एंड हेट्रोट्रॉफ है ये, विदाउट सेल वॉल एंड हेट्रोट्रॉफ है। तो इस प्रकार से 5 किंगडम थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन बाय आरएच व्हिटेकर मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी बन गई, क्योंकि इन्होंने सब कुछ शामिल कर लिया इसमें। क्लियर? तो मोनेरा में क्या आता है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और फंजाई में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर विथ सेल वॉल हेट्रोट्रॉफ। प्लांटी में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर विथ सेल एंड ऑटोट्रॉफ। एंड एनिमेलिया में दोस्तों यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर विदाउट सेल हेट्रोट्रॉफ। ये क्या है, ये बात हो रही किसकी, एनिमेलिया की। तो ये रहा क्लासिफिकेशन किसका, आपका आरएच व्हिटेकर का। अब दोस्तों इसके बाद देखिए फिर से कभी देखिए साइंस कभी रुकता नहीं है, साइंस हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और इसी क्रम में एक थ्योरी और आती है, 6th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन।
यानी कभी भी साइंस रुकता नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ डेवलप करता रहता है। ये जो थ्योरी आई दोस्तों, इस थ्योरी को प्रेजेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ग्रे। तो ग्रे नामक साइंटिस्ट ने सिक्स किंगडम थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत कर दिया। हालांकि इसको वर्तमान समय में हम नहीं पढ़ते उतना। अब ग्रे साहब ने क्या किया, ग्रे साहब ने बस एक अलग काम किया, और वो काम ये था कि मोनेरा को टू टाइप में, दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक बना दिया आपका यहां जो जो था पहले मोनेरा, इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और कैसे बनाया, यहां बनाया पहला आर्की बैक्टीरिया, यानी एक बना दिया आर्की बैक्टीरिया और एक बना दिया यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अब ये आर्की बैक्टीरिया में ऐसे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो बहुत प्राइमेट थे, बहुत ही प्राइमेटिव थे, यानी बहुत पुराने, जैसे बीजीए वगैरह या माइकोप्लाज्मा वगैरह इसमें शामिल कर दिया गया। तो आर्कियो बैक्टीरिया में जो बहुत सारे बहुत प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म थे उसको शामिल किया गया, और यू बैक्टीरिया में जैसे जीवाणु वगैरह को शामिल किया गया। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब सेम है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। और अलग क्या है, अलग यही है आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, जो बहुत प्राइमेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको शामिल किया गया आर्की बैक्टीरिया में। और जो बैक्टीरिया वगैरह थे, जीवाणु, ठीक है ना, इनको शामिल किया गया यू बैक्टीरिया में। क्लियर। तो इस प्रकार से इसको हम कहते हैं सिक्स किंगडम थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड इसके बाद देखिए साइंस फिर से कभी रुकता नहीं। आगे एक नए वैज्ञानिक आए, गूज साहब। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नए प्रकार का क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आर्यन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आर्यन ने। और इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया डोमेन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आर्यन, राइबोसोमल आर्यन के अकॉर्डिंग एक और क्लासिफिकेशन आया, एक और थ्योरी आई। और इस थ्योरी को सबसे पहले प्रेजेंट किया गूज महोदय ने। क्लियर। और इस थ्योरी में गूज ने क्या किया दोस्तों, गूज ने किया, इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया उसको इन्होंने क्या कहा, डोमेन्स कहा। क्या बोला इसको, डोमेन्स। और डोमेन में उन्होंने क्या किया, तीन कैटेगरी बनाई। इनकी पहली कैटेगरी थी आर्की बैक्टीरिया, और सेकंड कैटेगरी थी यू बैक्टीरिया, एंड थर्ड, जो थर्ड था भाई, इन्होंने थर्ड कर दिया यू कैरियोट, यू कैरियोट्स। अब यू कैरियोट्स में क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल हो गया प्रोटिस्टा, इसमें शामिल हो गया फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये तो इसको हम कहते हैं डोमेन्स, ठीक है ना। और ये किसने दिया था, गूज साहब ने दिया था। तो इस प्रकार से जो हिस्ट्री हमारे क्लासिफिकेशन की है वो अलग अलग होती है। हम आपको बताएंगे आगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म या क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, किस प्रकार से नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है, ये सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर, और देखते हैं कि क्या होता है नॉमेनक्लेचर।
बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। देखिए, यानी कि नॉमेनक्लेचर का साफ साफ जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है नामकरण। क्लियर? इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? नामकरण। देखिए, कोई भी जीव होता है, मान लीजिए हम ही लोग हैं, हम बात करें तो हमारे दो नाम होते हैं। एक नाम क्या होता है? लोकल नाम होता है, लोकल नेम, है ना। और एक होता है जो हमारे रजिस्टर्ड नेम होता है, जो हमारे स्कूल में, बैंक में या हर इन जगह पे इस्तेमाल होता है। तो हमारे आधार कार्ड पर, हमारे पैन कार्ड पर, डीएल पर एक अलग नाम होता है और एक नाम होता है हमारे घर का बुलाने का नाम। अब कोई भी एनिमल देखिए, उसके दो नाम होते हैं भाई, है ना। बुलाने का नाम अलग होता है जिसको हम लोकल नाम कहते हैं। अब वही, अब मान लीजिए सियार है, जयकॉल होता है, तो इसको हम बुलाने की भाषा में जयकॉल कहते हैं। इसका बायोलॉजिकल नाम दूसरा होता है। खरगोश है, रैबिट्स, इसको हम बुलाने के लिए लोकल नेम इसका खरगोश रखते हैं, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल नेम है, जो साइंटिफिक नेम, वो दूसरा होता है। सो दोस्तों, अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर के बारे में, तो देखिए यहाँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके दो नेम होते हैं। एक होता है लोकल नेम, लोकल नेम, और ये लोकल नेम क्या होता है? वर्नाकुलर होता है, वर्नाकुलर। आपसे इन फ्यूचर पूछ सकता है कि वर्नाकुलर नेम का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे लोकल नेम। तो लोकल नेम को हम कहते हैं वर्नाकुलर नेम, और ये ऐसे नेम होते हैं जो प्लेस बाय प्लेस चेंज होते हैं। अपनी भाषा में हम जयकोल को सियार कह रहे हैं, हो सकता है कि तमिल भाषा में कुछ और कहते हों। तो वर्नाकुलर नेम, लोकल नेम ऐसे नेम हैं जो प्लेस बाय प्लेस चेंज होते रहते हैं, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक होता है साइंटिफिक नेम। जो साइंटिफिक नेम होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ये हर जगह वही होता है, ठीक है ना। या साइंटिफिक नेम क्या होता है? स्पेसिफिक नेम होता है। साइंटिफिक नेम ये क्या होता है? स्पेसिफिक नेम होता है, कभी चेंज नहीं होता। यहां तक कि दोस्तों अगर बात करें तो कार्ल वॉन लीनियस ने, कार्ल वॉन लीनियस ने सबसे पहले स्पेसिफिक और साइंटिफिक नाम रखने की प्रक्रिया को आरंभ किया, और इन्होंने इस साइंटिफिक नेम के बारे में कहा कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और अकॉर्डिंग टू बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम। अकॉर्डिंग टू बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम। फर्स्ट नेम इज स्पेसिफिक एंड सेकेंड नेम इज जेनरिक। अभी बात करेंगे इसके बारे में। दोस्तों, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने क्या किया? ये साइंटिफिक नेम को तीन पार्ट में बताया कि साइंटिफिक नेम तीन तरह के होते हैं। कभी कभी दोस्तों क्या होता है? बहुत होते हैं साइंटिफिक नेम, कभी कभी दो होते हैं, और कभी कभी क्या होते हैं? तीन होते हैं। तो इनके देखिए अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम, पहला होता है पॉलीनोमेनक्लेचर। पॉलीनोमेनक्लेचर होता है, बहुनाम पद्धति इसको बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। एक होता है बायोनॉमियल या पॉलीनॉमियल, इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। पॉलीनॉमियल इसको बोल सकते हैं हम लोग, तो हल्का सा चेंज कर रहा हूं, पॉलीनॉमियल। एक होता है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, एंड एक है ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बात करेंगे हम इसके बारे में अच्छे से दोस्तों, ठीक है ना। क्या होता है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, क्या होता है ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, अब अगर हम बात करें पॉलीनॉमियल नॉमेनक्लेचर की, 1900 लगभग दोस्तों 1950 के पहले, या हम यूं भी कह सकते हैं कि हाँ 1950 के पहले
ये नामकरण था, यानी जीवधारियों का बहुत नाम होता था। लेकिन 1950 के बाद जब लीनियस साहब आते हैं तो 1953 में लीनियस ने कुछ कहा और ये कहा अकॉर्डिंग टू बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर ईच organism has two name, has two name। क्लियर? अब हम इसके बारे में बात करेंगे, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। क्लियर? दोस्तों देखिए, अगर बात करें हम लोग बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की, नॉमेनक्लेचर की, तो ये दिया था लीनियस साहब ने। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये कौन दिया था? द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? ये है लीनियस साहब। 1953 में लीनियस साहब ने क्या किया था? द्विनाम पद्धति को बनाया था, जहां पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम। अब ये टू नेम कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? अगर टू नेम की बात करें तो इसमें एक ऐसा नेम होता है जो कि जेनरिक होता है। एक क्या होता है? जेनरिक नेम होता है, जेनरिक नेम। क्लियर? और एक होता है दोस्तों स्पेसिफिक नेम होता है, स्पेसिफिक नेम। वन इज जेनरिक नेम एंड वन इज स्पेसिफिक नेम। क्लियर? एंड जेनरिक नेम से जीनस बनता है और स्पेसिफिक नेम क्या होता है? उस ऑर्गेनिज्म की स्पेसीज को दर्शाता है, स्पेसीज को दर्शाता है। क्लियर? जैसे अगर हम देखें आम का जो नाम है वो क्या है दोस्तों? वो नाम है मैंगी फेरा इंडिका। ये नाम क्या है? मैंगी फेरा इंडिका ये नाम है। ट्रिटिकम एबस्टिबम गेहूं का नाम है, ट्रिटिकम एबस्टिबम गेहूं का नाम है। राना टिग्रीना, तो ये सब नाम, दो नाम है, राना और टिग्रीना। ट्रिटिकम एबस्टिबम, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज, मैंगीफेरा इंडिका। तो यहां देखिए दो नाम है। बता दो दोस्तों आप सभी को, यहां दो नाम होते हैं। मैंने लिखा मैंगीफेरा इंडिका। तो जब भी हम द्विनाम पद्धति में नाम का इस्तेमाल करेंगे तो यहां जो जीनस का पहला अक्षर है दोस्तों क्या होगा? वो होगा कैपिटल लेटर में। और यहां जो स्पेसीज का नाम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? स्मॉल लेटर में। और अगर इसको हम हाथ से लिखेंगे, अगर इसको हम अपने हाथ से लिखेंगे तो हाथ से जब लिखेंगे तो अंडरलाइन कर देंगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपसे पूछ सकता है। जब इसको हम, ये जो नाम है, अगर इस नाम को हम हाथ से लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। अगर ये प्रिंटेड है तो इसको इटालियन लैंग्वेज में कुछ तिरछा लिखते हैं। यानी अगर हाथ से लिखेंगे, हाथ से, तो दोस्तों क्या होगा? अंडरलाइन हो जाएगा, अंडरलाइन। लेकिन अगर हम इसको प्रिंट में लिखेंगे, अगर प्रिंटेड ये है ऑलरेडी पहले से, दोस्तों क्या होगा? तिरछा होगा, ये इटालियन नेम हो जाएगा। कैसा होगा? तिरछा होगा और इटालियन लैंग्वेज में होता है। और देखिए ये सब लिखने के बाद जो अथर नेम होता है वो हम लास्ट में लिखते हैं। जैसे क्या होगा? इसको लिख देंगे हम लोग लिन, बस इतना, लास्ट में रहेगा अथर नेम लिन। क्लियर? तो जो जीनस का पहला लेटर होता है वो कैपिटल रहेगा और इस जो स्पेसीज है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? ये होता है आपका स्मॉल में। लेकिन अगर ये इसको हाथ से लिखेंगे तो इन दोनों को हम अंडरलाइन कर देंगे। लेकिन अगर ये ऑलरेडी प्रिंटेड है तो देखिए कैसा होगा? ये ऐसे तिरछा होता है, मैंगीफेरा, ये इंडिका। लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज में होता है भाई? ये होता है इटालियन लैंग्वेज में, इस प्रकार से मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों क्या है? यही होता है बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। लेकिन
यहां पर इतने पॉइंट आपने समझ लिए। और हां, बता दें आप सभी को कि जब लिनियस साहब ने क्लासिफिकेशन किया था तो देखिए उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन की कई सारी कैटेगरीज बनाई थी और उनको हम क्या कहते हैं, हिरार्ची कहते हैं। अलग अलग हिरार्ची होती है, ये अप टू डाउन, डाउन टू अप होती है। देखिए जैसे पहले क्या होता है, पहले होता है किंगडम। किंगडम पहले क्या है, किंगडम है। देन दोस्तों क्या होता है, फाइलम। ध्यान देना, इसको हम क्या बोलते हैं, हिरार्ची बोलते हैं, है ना। तो एक होता है किंगडम, उसके बाद देखिए फाइलम है। फाइलम के बाद क्या होगा, क्लास। क्लास के बाद दोस्तों क्या होता है, ऑर्डर। क्लियर। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इसके बाद फैमिली, फैमिली, जीनस एंड लास्ट में दोस्तों क्या होता है, स्पेसीज। क्लियर। लास्ट में क्या होता है, स्पेसीज। तो देखिए यहां देखिए, अगर पूछता है आपसे कि क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, तो आप बताओगे स्पेसीज होती है। क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, ये होती है आपकी स्पेसीज, और इसको हिरार्ची बोलते हैं, बायोलॉजिकल हिरार्ची। दोस्तों इस बात का ध्यान देना आप सभी लोग, ठीक है ना। चलिए, फाइलम, पहले किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। ध्यान रहे, अगर यहां पर प्लांट होगा तो प्लांट में हम डिवीजन और सब डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, दिया था 1953 के आसपास लिनियस साहब ने, और कहा था ईच ऑर्गेनिज्म हैड टू नेम, फर्स्ट इज जेनरिक नेम एंड सेकंड इज स्पेसिफिक नेम। जेनरिक नेम से क्या बनता है, जीनस बनता है, उसका वंश होता है, और स्पेसिफिक नेम क्या होता है, स्पेसीज का नाम होता है, ठीक है। और अगर हम जीनस के नाम को लिखेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। अगर हाथ से लिखेंगे अंडरलाइन कर देंगे, अगर ये लिखा होगा प्रिंटेड तो ये होगा तिरछा इटालियन लैंग्वेज में। और स्पेसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। क्लियर। अब यहां पर जो आपको समझना है एक चीज और दोस्तों, यहां पर ट्राइनॉमिकल नॉमेनक्लेचर ये हम समझ नहीं पाए थे। देखिए त्रिनाम पद्धति है। अब इसमें जब नामकरण हम करते हैं वो कैसे करते, देखिए इसमें हम चीज करते हैं, पहला दोस्तों क्या होता है, पहला यहां पर जीनस, जीनस, उसके बाद देखिए स्पेसीज, फिर स्पेसीज। तो जीनस, स्पेसीज और स्पेसीज, इसको हम कहते हैं ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, राना टिग्रिना टिग्रिना, ऐसे कहेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो अभी तक आपने क्लासिफिकेशन को पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ यहां से समझा होगा। आगे आने वाली क्लासेस में दोस्तों हम लोग बॉटनी शुरू करेंगे, और बॉटनी में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोनेरा को, कि मोनेरा में उसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, कौन कौन से उसमें एनिमल, कौन कौन से इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।